कोयटा कहानी की 16वीं किस्त के साथ डॉक्टर इरफान अहमद बेग हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। 15वीं किस्त में मैंने यूसुफ अजीज़ मक्सी, डॉक्टर हेनरी हालैंड के अलावा एक वाक़या फजल रहमान साहब के हवाले से भी बताया था। अब ज़लज़ला आ गया और इसकी बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन ज़रा जल्दी से सरसरी तौर के ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़लज़ले का आना और उस ज़लज़ले के बाद उसके रिलीफ का काम करना, शहर को दोबारा आबाद करना बड़ा अहम मरहला था। वाज़ेह है कि ज़लज़ला 1935 में आया और 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई, जबकि कोयटा की तामीर का काम जो मुकम्मल हुआ है पूरा वो 1942 में हुआ। लेकिन फौरी तौर के ऊपर ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ज़लज़ला आया और ज़लज़ले की रात ही को जो पहला जो फौजी वो हुआ और जनरल ने जो इंचार्ज थे उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कोयटा में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया ताकि यहाँ पर लूट मार ना हो, कोई बदअमनी ना हो। और फिर उसका पूरा कंट्रोल फ़ौज ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि इंतज़ामिया, कोयटा की इंतज़ामिया, कोयटा की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोयटा के तमाम अदारे सब जो है वो मलबे का ढेर बन चुके थे। रेलवे को 24 घंटे 36 घंटे के अंदर बहाल कर दिया गया, फ़िज़ाई राब्ते भी शुरू हो गए। लेकिन अब कोयटा की तामीर थी और कोयटा के लिए ये हुआ कि यहाँ पर जो है उसके लिए एक रिलीफ फ़ंड कायम किया गया। और रिलीफ फ़ंड में ये हुआ कि वैसे तो जो हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर तवज्जो दी और उसके ऊपर जो है बरतानिया के बादशाह की तरफ से और वायसराय की तरफ से इक़दामात किए गए। यहाँ मैं वो बात करता हूँ जो बरे सग़ीर के जो दीगर इलाके थे उनकी तरफ से जो भेजा गया। ये कोयटा के अर्थक्वेक रिपोर्ट जो स्पेनी ने लिखी है उससे इसका नकल किया मैंने अपनी किताब में भी, जो पाकिस्तान में कुदरती आफात जो 2006 में तकरीबन शाया हुई। तो पहली किस्त जो है उसमें देखिए कि इलाके या सूबों के नाम है। पंजाब से मिला 4,20,000 रुपये, मद्रास से 1,223 रुपये, सिंध से 41,900 रुपये, सुबह उस वक्त सरहद था, खैबर पख्तूनख्वा है, इससे 49,988 रुपये 10 आने 9 पैसे, खैरपुर रियासत से 27,042 रुपये और मुतहदा सूबाजात से 15,680 रुपये, दिल्ली 24,536 रुपये 14 आने 9 पैसे, बम्बई से 18,196 रुपये 3 आने, अजमेर से वारा से 1310 रुपये, रियासत कश्मीर से 2270 रुपये, रियासत मैसूर से 208 रुपये, गवाह से 270 रुपये, सवानत वादी स्टेट से 1346 रुपये, मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने 54,974 रुपये और पावान से 1,950 रुपये और मुतहदा बरतानिया से 28,510 रुपये 8 आने 10 पैसे। कुल रकम जो है 10,50,206 रुपये 4 आने बनी। दूसरी जो किस्त भेजी गई ज़लज़ला ज़दगान के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, उनमें रियासतों से 3,000 रुपये, बम्बई से 6,000 रुपये, पंजाब की रियासतों की मुश्तरका इमदाद 22,000 रुपये, मद्रास 1,000 रुपये, खैरपुर रियासत से 15,000 रुपये, अजमेर मेवाड़ा से 3,000 रुपये, रियासत कश्मीर से दोबारा 6,000 रुपये, मुतहदा सूबाजात से 50,000 रुपये, दिल्ली से 3,000 रुपये, सूबा पंजाब से गया 1,15,000 रुपये और सूबा सरहद से 26,000 रुपये और कुल रकम जो है
3,50,000 रुपये बनी। यहाँ तारीफ़ की बात ये कि ये फ़ंड जो खर्च हुआ इसमें से कई हज़ार रुपये बचत हो गई थी, और वो बचत जो है वो वापस ख़जाने में जमा करवाई गई। और इस जो कमेटी में जो दीगर लोग शामिल थे उसमें एक साहब जो थे वो मोहम्मद ताज भी थे, जो ग़ुलाम मोहम्मद ताज, जो साबिक़ वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी रहे और जो फेडरल सेक्रेटरी और बड़े ओहदों पर फायज रहे, उनके वालिद थे। और इसी तरह इसमें बाकी अरकान भी थे। तो ये जल्द इसकी तामीर शुरू हुई। अब इस यहाँ पर एक चीज़ बताते चलें कि यहाँ पर को शहर को 10 जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब से जो है वो तहसीलदार, कानून गो और पटवारी मंगाए गए। जो 6 शायद पटवारी थे, 2-3 कानून गो थे और बाकी एक तहसीलदार थे, जिन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड था वो मिला। अब देखना ये था कि इस पूरे इलाके में ये किस किस की मलकियत थी, किस किस की जायदाद थी, कैसे इसकी डेवलपमेंट होगी। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। एक तो फौरी रिलीफ था, इमदाद था, वो उस वक्त देनी थी। मसलन मेरे पास इसी अर्थक्वेक रिपोर्ट्स में से ये है कि सरियाब के लिए जो है फ़ौरन मेंटेनेंस की जो थी रिलीफ़ के लिए जो है 11,047 रुपये, और जो है वैसे रिलीफ जो है एक बल्क की सूरत में जो इमदादी रकम दी गई वो 7,600 रुपये। इसी तरह दुर्रानी कोई इलाका कहलाता था, उस वक्त वो 2,310 रुपये और 650 रुपये। दूसरी रिलीफ कुछ लाख के लिए 1,449 रुपये और 100 रुपये दूसरे रिलीफ के लिए ले गए। 9 और कोसार और हिसार का जो इलाका है उसके लिए 8,445 रुपये, 150 रुपये वैसे इमदाद लोगों को दी गई। और बरेली के लिए जो है 1,880 और दूसरी इमदाद 100 रुपये। और कांसी के जो इलाके थे उसके लिए 19,930 रुपये और 4,100 रुपये दूसरी रिलीफ, यानी वहाँ पर जो इमदादी पैसा या वो दिया गया। कोयटा के पहले तो मलबे का काम, मलबा हटाया गया, साफ़ किया गया। अब उसके बाद लोगों की जो बंदोबस्त अराज़ी के तहत जो इंतकाल कर गए थे वो लोग और जो उनके वर्सा थे वो लोग, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए तय पाया कि इसकी ज़मीन पर कैसे तामीरात होगी, प्राइवेट सेक्टर में कैसे होगी, गवर्नमेंट के सेक्टर में कैसे होगी, तामीर की नौइयत कैसी होगी। जो फौरी तौर के ऊपर तामीर थी, जैसे रेलवे कॉलोनी थी या जो AGG ऑफिस के मुलाजमीन की या पुलिस की और उसके, इसके लिए एक तो शुरू में फ़ौरन जो चीज़ें बनाई गई, जो रेलवे की लाइन के दरमियान स्लीपर लगाए जाते हैं, उससे एक मकान की तरह, वो आज भी रेलवे कॉलोनी में उस ज़माने के नज़र आते हैं, वो उस तरह के मकान बने। एक पूरी टीन की जस्ती चादरों के साथ वो स्ट्रक्चर खड़ा करके एक लकड़ी के साथ, और अंदर से सीलिंग उसकी प्लाईवुड या दूसरी लकड़ी के साथ उसको दी गई। फिर इसी तरह एक 7 टाइप मकान था, आधी उसकी दीवारें ईंट की और ऊपर एक खांचा सा लकड़ी का बना के फिर उसके ऊपर टीन वगैरह लगा के और अंदर से उसको लकड़ी से बंद करके और इस तरह बनाया गया। इसी तरह जो पुख्ता इमारतें बनाई गईं, वो सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत जो अभी भी 2 ब्लॉक हैं शुरू के कोयटा में, गवर्नर हाउस जो कहलाता है, जो रेजिडेंसी, ये डबल स्टोरी मकान वो थी, सिविल अस्पताल के 2 ब्लॉक, सिविल संडे-वन अस्पताल के दोनों ब्लॉक जो थे वो पुख्ता बनाए गए, डबल स्टोरी बनाए गए। प्राइमरी स्कूल थे और कुछ हाई स्कूल थे जो गवर्नमेंट के, खुसूसन संडे-वन हाई स्कूल। हाँ, यहाँ मैं बताता चलूँ कि संडे-वन हाई स्कूल को फौरी तौर के ऊपर पिशीन मुंतकिल कर दिया था 1942 में। ये जो साइंस कॉलेज की आज इमारत है, जब ये मुकम्मल हो गई तो वो वापस स्कूल वहाँ पर आया। हिंदुओं का सनातन धर्म हाई स्कूल, सिखों का खालसा हाई स्कूल जो गुरदत्त सिंह रोड पर है, और इसी तरह मुसलमानों का जो वो था कि इस्लामिया हाई स्कूल, ये बनाया गया।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جاری رہا اور جلدی سے اس کی تعمیر ہوتی رہی، حالانکہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ کوئٹہ کی تعمیر سے پہلے 1935 میں زلزلہ آیا، 1937 میں پہلا بلڈنگ کوڈ آیا جس میں زلزلہ زدہ علاقے میں مکانات یا عمارتوں کی تعمیر سے متعلق قواعد و ضوابط تحریر کیے گئے۔ اس کے بعد جو بہت عرصے بعد جو دوسرا بلڈنگ کوڈ ہمارے علاقے میں آیا وہ 1905 کے زلزلے کے بعد 1907 کا بلڈنگ کوڈ ہے۔ تو آج میں نے چاہا تھا کہ یہ قسط میں ذرا زیادہ معلومات دوں، لیکن شاید کہ زلزلے اور زلزلے کے بعد کی تعمیر کے حوالے سے یہ معلومات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو یہیں اس قسط کے ساتھ 15ویں 16ویں قسط کے ساتھ جو ہے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔